हेलो दोस्तों, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन का यह सीरीज है। इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए हैं जीके और साइंस से। जीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 और साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 30। यह एक तरह का रिवीजन क्लास है। इसमें सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप हर एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए एटॉमिसिटी निकालने का तरीका सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी अणु का एटॉमिसिटी पूछा जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कुल परमाणुओं की संख्या आपको बताना है कितना है। H2SO4 जो सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। इसको इस तरह से लिखेंगे H2SO4। इसमें आप अगर सिंपल तरीका से बनाना चाहिएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें तत्व सबसे पहले आप ढूंढिएगा। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन का जो संकेत है H होता है। सल्फर एक तत्व है, सल्फर का संकेत S है। ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन का संकेत है O। अब सभी की संख्या आपको बताना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर H है और H2 लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन की संख्या जो हो गया यहाँ पर 2 हो गया। सल्फर एक तत्व है और सल्फर की जो संख्या है 1 है। 2 + 1 जोड़ इसलिए रहे हैं कि टोटल संख्या बताना है। ऑक्सीजन एक तत्व और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है तो 4 है। 2 + 1 + 4। अब सभी को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने के बाद जो हो जाएगा 7। यही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल तरीका से बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तत्व ढूंढ लीजिएगा और तत्व की संख्या यहाँ पर कितना है। जैसे O4 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन की संख्या जो इसमें हो गया 4 हो गया और सभी को जोड़ दीजिएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, देख लीजिए फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणुवक्ता एटॉमिसिटी कितना होगा। एटॉमिसिटी का जो हिंदी नाम है परमाणुवक्ता है, हिंदी में कहते हैं। तो साइंस से रिलेटेड खास करके क्वेश्चन को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो रहेगा दोनों भाषा में दिया हुआ रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोनों में पढ़ लीजिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन का हिंदी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा और इंग्लिश में आप पढ़िएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। इस तरह से इसको लिखेंगे CaCO3। अब इसमें आपको बताना है तो कैल्शियम एक तत्व है और कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है। परमाणु की संख्या हम बताना है टोटल, तो इसलिए इस तरह से हम सिंपल भाषा में बनाने के लिए तत्व ढूंढ रहे हैं, तत्व की संख्या फिर देख रहे हैं। तो कैल्शियम 1 हो जाएगा। इसके बाद कार्बन, C से कार्बन होता है तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 है। तो 1 + 1 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन है तो O3 है तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अब सभी को आप जोड़ दीजिए तो 3 + 1 4 होता है, 4 में 1 जोड़िएगा 5। तो 5 यही आंसर हो गया। तो सिंपल तरीका से बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, या तो कोई इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, नहीं तो डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा CaCO3 का एटॉमिसिटी कितना है। तत्व सबसे पहले ढूंढ लीजिएगा, Ca से होता है कैल्शियम और उसकी संख्या कितना है। इस तरह से आप जोड़ करके आंसर दे दीजिएगा आसानी से। अब अगला है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का जो हिंदी नाम हुआ एकल परमाणु। मोनोएटॉमिक मीन्स यह हुआ कि परमाणु की संख्या 1 होना चाहिए। जितने भी अक्रिय गैस होता है सभी मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है, यानी अक्रिय गैस में परमाणुओं की संख्या जो है 1 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा मोनोएटॉमिक का जो उदाहरण होगा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की जो संख्या है 6 है, जिसमें यहाँ पर सभी का नाम दिया हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सभी नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्रिय गैस का जो दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस और इंग्लिश में नोवेल गैस भी अक्रिय गैस को कहा जाता है। और इनर्ट गैस हो गया। यह सभी नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हीलियम का जो संकेत है He है, नियॉन का संकेत Ne है, आर्गन का संकेत Ar है, क्रिप्टॉन का संकेत Cr है, जेनॉन का संकेत Xe है और रेडॉन का संकेत Rn है। टोटल जी संख्या अक्रिय गैस की 6 है और सभी अक्रिय गैस मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है। इसमें परमाणु की संख्या 1 है। अब बात करते हैं अक्रिय गैस के अलावा जो भी गैस है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, सभी द्विपरमाणुक अणु डायटोमिक होता है। इसमें परमाणुओं की संख्या जो है 2 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लोरीन है Cl2 हो गया तो 2 परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीजन में O2 हो गया तो 2 परमाणुओं की संख्या है। इसी तरह CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है तो 2 हो गया परमाणुओं की संख्या। N2 में यानी नाइट्रोजन गैस में भी परमाणुओं की संख्या कितना है तो 2 है। 2 परमाणुविक अणु हो गया। अगर 2 से अधिक होता है बहुपरमाणुविक अणु कहा जाता है। अगर 2 से अधिक परमाणुओं की संख्या होगा तो बहुपरमाणुविक अणु होगा। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें आप देखिएगा परमाणुओं की जो संख्या 3 है। कार्बन 1 हो गया और ऑक्सीजन का कितना है O2 है तो 1 + 2 मिलकर कितना हो गया 3 हो गया। तो यह
CO2 जो होगा बहुपरमाणुक अणु, अगर H2SO4 दिया हुआ रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सभी बहुपरमाणुक अणु का उदाहरण है। अब यहाँ पर अगला है न्यूक्लियन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। न्यूक्लियन जो होता है नाभिक में उपस्थित कण, नाभिक के अंदर जो होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। या कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर S भी लगा रहेगा, न्यूक्लियंस भी दिया हुआ रहता है। नाभिक से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट समझ लीजिए। परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। P से हो गया प्रोटॉन और N से हो गया न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यह भी समझ लीजिए। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस का यानी निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह से कि नाभिक में उपस्थित कण है, नाभिक में जो उपस्थित कण है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है यानी धन आवेशित कण है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। यह बेसिक क्लियर हो गया आपको। अब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या को जो कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, इसको समझ लीजिए, आगे और क्लियर होगा आपको। अब अगला जो है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, तो कुल न्यूक्लियॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर आप सभी याद किए होंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ए से हो गया द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, पी से हो गया प्रोटॉन, एन से हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, यह हो गया। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कई बार इस तरह से पूछा जाएगा, द्रव्यमान संख्या है और ऑप्शन में दिया हुआ नहीं रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और एक चौथा ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको न्यूक्लियन के बारे में नहीं पता है तो आप आंसर दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप याद किए हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या बराबर है, यह ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं दीजिएगा। लेकिन एक ऑप्शन में रहता है न्यूक्लियन की संख्या भी, तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो है कुल न्यूक्लियन की संख्या, और न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, तो इस तरह से द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको कुल न्यूक्लियन की संख्या आंसर देना है। न्यूक्लियन के अंदर आ गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों। अब यहाँ से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ से एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका, सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर और निजी हो गया प्राइवेट सेक्टर, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं गवर्नमेंट एवं प्राइवेट क्षेत्र, इसमें दोनों की भूमिका है। यह तो हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ से आपको और कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अधिकार होता है निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की भागीदारी होता है। एग्जाम में तीनों पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है गवर्नमेंट सेक्टर की भागीदारी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों यानी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों की भागीदारी है। तो भारत में अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी विकास कर रहा है। विकासशील का अर्थ हुआ कि विकास अभी कर ही रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील है। कई बार ऑप्शन में विकासशील नहीं दिया हुआ रहता है, तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इस तरह से विकसित, अल्प विकसित, बहुत अधिक विकसित। भारत की अर्थव्यवस्था जो अल्प विकसित है यानी कम विकसित है, यानी विकास कर ही रहा है। तो विकासशील अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो अल्प विकसित आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग निर्माण, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हो गया कृषि, वानिकी, मत्स्य यानी मछली उत्पादन, खनन, पशुपालन, यह सभी कृषि क्षेत्र से संबंधित है यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हो गया उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा क्षेत्र, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, यह सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। अब यहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डेयरी किस क्षेत्र के अंतर्गत है, तो आपको ऐसे देखना है कि डेयरी क्या कृषि से संबंधित है। डेयरी जो संबंधित है दूध उत्पादन से, और दूध जो हमें प्राप्त होता है पशु से। तो पशुपालन जो संबंधित है किसान से ही संबंधित है, कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा डेयरी। इस तरह से आपको देखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि पुल का निर्माण
पुल का निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो उद्योग और निर्माण जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत है, तो पुल का निर्माण हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि होटल किस क्षेत्र के अंतर्गत है, तो आपको देखना है क्या होटल कृषि से संबंधित है? नहीं है। उद्योग और निर्माण से होटल संबंधित है? तो नहीं है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा होटल। होटल में हमें सुविधाएं मिलती है। अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाइएगा तो आपको रहने के लिए होटल चाहिए यानी कमरा चाहिए, तो आप होटल लीजिएगा। सेवा, होटल में जो हमें मिलती है सुविधाएं यानी सेवा मिलती है, तो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में है सेवा क्षेत्र, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण। अब आपको यहाँ से अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। अब अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को शॉर्ट में HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत 3 सूचकांक आते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति है। अब अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो वह आंसर हो जाएगा, यह सूचकांक के अंतर्गत नहीं है। तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक। आय सूचकांक के जगह पर दिया हुआ रहेगा प्रति व्यक्ति आय भी। अब अगला है UNDP। UNDP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हुआ। हिंदी नाम हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एवं SDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। अभी जो आप पढ़े हैं मानव विकास सूचकांक में कि 3 कैटेगरी लिया जाता है, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और SDR जो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सबसे पहले तो आप UNDP का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब चलिए अगला पॉइंट है भारत मानव विकास रिपोर्ट। इसमें भारत के राज्यों को लिया जाता है। भारत मानव विकास रिपोर्ट में 3 सूचकांक का उपयोग किया जाता है, उपभोग व्यय, आय गणना से संबंधित है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तीनों यहाँ पर कैटेगरी याद रख लीजिएगा। भारत मानव विकास रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर जो है केरल राज्य है, प्रथम स्थान जो है केरल राज्य का है। अब अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। आधे से अधिक यानी 50% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, यह भी आप याद रख लीजिएगा, मूल आधार कृषि है। अब अगला जो टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय पशु। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। ऑप्शन में पीपल भी रहता है, पीपल को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। साथ में आप बिहार से रिलेटेड भी याद रख लीजिए, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ करना रहता है तो बरगद के जगह पर बरगद का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ रहेगा। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो आपको पता है बरगद है, लेकिन बरगद ऑप्शन में नहीं रहेगा, वैज्ञानिक नाम दिया हुआ रहता है। तो वैज्ञानिक नाम भी आप जरूर याद रख लीजिए और एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिस और बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा, गंगा नदी का भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन है और इसे जो घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 2019 में पटना में बनाया गया है। तो यह करेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया गया है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। अब अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फिर फूल जो है कमल है, कमल का वैज्ञानिक नाम है निलोम्बो न्यूसिफेरा, याद रख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम है पावे क्रिस्टेटस। अब अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। अगला है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की राजभाषा है, भारत सरकार की राजभाषा हिंदी है। यहाँ से और आप एक पॉइंट याद रखिएगा, भारत सरकार की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी जो है भारत सरकार की राजभाषा है और बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी।
एग्जाम में जो पूछा जाता है दूसरे नंबर की भाषा, बिहार की दूसरी राजकीय भाषा जो है उर्दू है, याद रख लीजिएगा, उर्दू से रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। बिहार सरकार की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, पहला है हिंदी, और भारत सरकार की राजभाषा हिंदी है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तिरंगा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, याद रख लीजिएगा, डेट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे, पिंगली वेंकैया, यह भी याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का, तो तिरंगा की लंबाई एवं चौड़ाई की जो रेशियो है 3:2 में है, यह भी याद रख लीजिएगा। तिरंगा की जो सबसे ऊपर में है केसरिया रंग है और सबसे नीचे में है हरा रंग, बीच में है सफेद पट्टी, आपको पता ही है। तिरंगा के सफेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग है नीला और उसमें है 24 तिलिया। तो सफेद पट्टी से रिलेटेड पूछा जाता है कि सफेद पट्टी के बीच में एक चक्र है और चक्र का रंग कैसा है, तो नीला है और उसमें 24 तिलिया है। अब अगला है भारत का राष्ट्रीय गान से रिलेटेड। भारत का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन है और इसके गाने का जो समय है 52 सेकेंड है। समय भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है और तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, यह भी आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। अब अगला है राष्ट्रीय गान 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। यह एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय गान 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता से प्रकाशित हुआ था और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। दोनों डिफरेंस अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय गान का हो जाएगा तत्वबोधिनी पत्रिका और राष्ट्रीय गीत का आनंद मठ उपन्यास। अगला है 1919 में स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब है यहाँ पर राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत 24 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। अगला है राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास में आनंद मठ में हुआ था। गाने का समय है 65 सेकेंड। आनंद मठ उपन्यास का नाम अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। और तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रीय गान जन गण मन और आनंद मठ उपन्यास में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचांग से रिलेटेड। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यहाँ पर जो पूछा जाता है, पहला तो शक संवत से रिलेटेड पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत, विक्रम संवत, इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग यानी राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम माह है चैत्र है और अंतिम माह फाल्गुन है। यह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ करना रहेगा, तो इस तरह से पूछ दिया जाएगा राष्ट्रीय कैलेंडर का दूसरा माह कौन सा है, तो चैत्र के बाद होता है बैसाख, तो बैसाख आंसर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट राष्ट्रीय दिवस से संबंधित है, जिसके अंतर्गत है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। 15 अगस्त हो गया स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर हो गया गांधी जयंती। यह सभी है राष्ट्रीय दिवस। अब अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या फिर मोहर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या मोहर जो है अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। जितने भी डेट से रिलेटेड पॉइंट है जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के उपयोग से संबंधित है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। उत्तल दर्पण का जो इंग्लिश नाम है कन्वेक्स मिरर है और अवतल दर्पण का इंग्लिश नाम है कनकेव मिरर। इंग्लिश नाम भी जरूर याद रख लीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पश्च दृश्य, साइड मिरर, पृष्ठ दृश्य दर्पण, रियर व्यू मिरर में करते हैं।
यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कई बार उत्तल दर्पण ऑप्शन में नहीं रहता है, इंग्लिश नाम ही दिया हुआ रहता है, तो कन्वेक्स मिरर भी जरूर याद रख लीजिए। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं, उत्तल दर्पण का जो गुण होता है इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो पीछे आ रही बहुत सारी गाड़ियों का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ेगा छोटा प्रतिबिंब में, इस कारण से गाड़ी के साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का जो गुण होता है इसमें बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। तो अब अवतल दर्पण का गुण से संबंधित देख लेते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग जो करते हैं गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम में 29 दिसंबर को पूछा गया था कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का जो गुण है इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और दूसरा गुण इसका है यह प्रकाश को फैलने नहीं देता है। जब अगर प्रकाश को फैलने नहीं देगा तो प्रकाश दूर तक जाएगा, इस कारण से गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकाश दूर तक जाए और दूर से ही हमें वस्तु दिखलाई पड़ जाए और गाड़ी चलाने में कोई भी समस्या ना हो। दूसरा इसका प्रयोग करते हैं सर्च लाइट में। सर्च लाइट का जो टॉर्च होता है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकाश दूर तक जाए। अब अगला है उत्तल दर्पण से रिलेटेड, सड़क पर लगे परावर्तक लैंप, रोड लैंप और सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो गुण होता है इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, और दूसरा गुण होता है यह प्रकाश को फैलने देता है। तो रोड लैंप जो होना चाहिए इसमें प्रकाश फैलना चाहिए, यानी सभी जगह पहुंचना चाहिए, दूर तक कोई कंडीशन नहीं है, जाना ही चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौराहों पर लगे रोड लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे सभी जगह प्रकाश पहुंचे। अगर अवतल दर्पण रहेगा रोड लैंप में तो प्रकाश जो है सभी जगह नहीं पहुंच पाएगा, दूर तक जाएगा लेकिन सभी जगह नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ से आप यह भी याद रख लीजिएगा, सोडियम परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और गलियों में लगे रोड लैंप में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला है आँख कान नाक की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आँख कान नाक गला आदि बॉडी के इंटरनल पार्ट है, और इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जिससे डॉक्टर को आसानी से दिखाई पड़ जाता है कि क्या समस्या है। अब अगला क्वेश्चन है, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का गुण है इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इस कारण से अगर दाढ़ी का छोटा भी बाल बचा हुआ है तो स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। हजामती दर्पण भी अवतल दर्पण को कहा जाता है। अब अगला है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि सूर्य से आ रही प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है, जिसके कारण से हीट उत्पन्न होता है और खाना पक पाता है। और यहाँ से एक और उदाहरण आपको याद रखना है कि कागज में आग अवतल दर्पण की सहायता से लगाया जा सकता है। 10th क्लास में आप पढ़े हैं कि सूर्य से आ रही प्रकाश को अगर कागज पर एक जगह केंद्रित कीजिएगा अवतल दर्पण के द्वारा तो कागज में आग लग सकता है। यह सभी उदाहरण याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए यहाँ से बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से संबंधित है, अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। ट्रांसफार्मर में शक्ति एवं आवृत्ति चेंज नहीं होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर में शक्ति पावर और आवृत्ति इंग्लिश नाम हुआ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट पर काम करता है। एसी करंट हुआ घरों में जो बिजली है वह एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा है। एसी करंट का हिंदी नाम हुआ प्रत्यावर्ती धारा, और बैटरी जो होता है डीसी करंट दिष्ट धारा। ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट पर काम करता है। अब अगला जो पॉइंट है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का जो मेन काम है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में चेंज करना और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करना। तो ट्रांसफार्मर के वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो काम है वोल्टेज को चेंज करना और जिससे धारा प्रभावित होता है। ट्रांसफार्मर में जो चेंज होता है वोल्टेज और धारा चेंज होता है, शक्ति एवं आवृत्ति चेंज नहीं होता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट पर काम करता है, डीसी करंट पर काम नहीं करता है। अब अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है, हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, जनरेटर या फिर डायनेमो, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, यह सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो सभी पॉइंट याद रख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर,
जनरेटर का दूसरा नाम ही डायनेमो है, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, यह सभी काम करता है, लेकिन विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। अब अगला जो पॉइंट है विद्युत फ्यूज से रिलेटेड, विद्युत फ्यूज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है उच्च और गलनांक निम्न होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों दिया हुआ रहेगा इस तरह से, प्रतिरोध उच्च, गलनांक अधिक, गलनांक कम, प्रतिरोध कम, इस तरह से दिया हुआ रहता है चारों ऑप्शन में। तो पूरा पता होना चाहिए कि प्रतिरोध इसका उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। विद्युत फ्यूज का जो मिश्र धातु बना होता है टीन एवं सीसा का, टीन का जो संकेत है Sn है और सीसा का जो संकेत है Pb। सीसा का दूसरा नाम लेड भी है, तो सीसा इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा, लेड प्लस टीन, या फिर संकेत में दिया हुआ रहता है Sn प्लस Pb। तो सभी याद रख लीजिए। और इसका जो परसेंटेज है, टीन का है 63% और सीसा का है 37%। विद्युत फ्यूज जो मिश्र धातु बना हुआ है टीन एवं सीसा का, टीन है 63%, सीसा है 37%। अब अगला विद्युत फ्यूज से संबंधित ही है। विद्युत फ्यूज को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, मेन वायर से यानी लाल तार से जोड़ा जाता है। घरों में जो वायरिंग की जाती है समांतर क्रम में, पैरेलल में की जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि घरों में विद्युत वायरिंग की जाती है समांतर क्रम में, लेकिन विद्युत फ्यूज को जो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है डायनेमो, डायनेमो का जो दूसरा नाम है जनरेटर। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, और इसका ठीक उल्टा होता है विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो अच्छे तरीके से डिफरेंस करके याद रख लीजिएगा और प्रैक्टिकली रूप से। इसके बाद दूसरे नंबर पे है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। अगर आप मोमबत्ती को जलाइएगा तो जलाने पर क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी यानी हीट भी उत्पन्न होता है, गर्मी महसूस होता है। इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी माइक, माइक में सबसे पहले क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन चेंज करता है। इसके बाद है लाउड स्पीकर। तो माइक का ठीक उल्टा हो जाएगा लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर में होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। सोलर सेल है, तो नाम में ही सोलर लगा हुआ यानी सौर ऊर्जा से संबंधित है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल चेंज करता है। इसके बाद है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। अब अगला है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। यहाँ पर आप देखिएगा ट्यूबलाइट 6ठे नंबर में दिया हुआ और 8वें नंबर में विद्युत बल्ब है। ट्यूबलाइट में सिर्फ है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इस पर ऊष्मा नहीं है। ट्यूबलाइट से हमें कोई गर्मी नहीं प्राप्त होता है। लेकिन विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब कहा जाता है 10 रुपये में जो बल्ब खरीदते हैं उसको विद्युत बल्ब कहते हैं, जिसमें फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ रहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तो चेंज करता ही, साथ में उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो कई बार रहता है ऑप्शन में इस तरह से, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को चेंज करता है, प्रकाश नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो आपको ऊष्मा ऊर्जा में आंसर देना है। अगर प्रकाश भी ऑप्शन में रहता है और ऊष्मा ऊर्जा भी ऑप्शन में रहता है तो किस में देंगे, प्रकाश में देंगे, क्योंकि सबसे अधिक जो उत्पन्न होता है प्रकाश, और ऊष्मा थोड़ा बहुत उत्पन्न होता है। विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और इसके बाद है सितार। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। अच्छे तरीके से डिफरेंस करके याद रख लीजिएगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अब अगला जो क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह आपको याद रख लेना है। सबसे अधिक जो पूछा जाता है इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो नहीं है के अंतर्गत है अल्फा किरण। अल्फा का जो संकेत होता है इस तरह से, बीटा किरण का संकेत होता है इस तरह, संकेत भी दिया हुआ रहता है। तो अल्फा किरण हो गया, बीटा किरण, ध्वनि तरंग, प्राश्रव्य तरंग, कैथोड किरण, कैनाल किरण, यह सभी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब इसके अलावा जो यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो, तो प्रकाश के संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा किरण, इसके बाद एक्स किरण, परावैंगनी किरण, और अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंग, दृश्य विकिरण। गामा किरण का जो साइन होता है इस तरह से वाई की तरह होता है, अल्फा का यह साइन हो गया, और बीटा का इस तरह से साइन होता है बी की तरह। तो अच्छे तरीके से संकेत भी याद रख लीजिएगा।
अब अगला जो पॉइंट है लाल रंग से संबंधित, लाल रंग से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी यहाँ पर शामिल किए हैं। बिहार दरोगा एसआई एग्जाम में 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं शुरू से। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे कम आवृत्ति होता है लाल रंग का, सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का। अगर तारा दूर जा रहा है तो दिखलाई जो पड़ेगा लाल रंग। अब आपको याद जो रखना है, सिर्फ एक याद रखना है तरंगदैर्घ्य, बाकी सब में आपको कम आंसर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है लाल रंग का, बाकी सभी में कम है। सबसे कम आवृत्ति, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का है। अगर तारा दूर जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको लाल रंग आंसर देना है। तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बाकी सभी कम होता है। आवृत्ति, प्रकीर्णन और अपवर्तनांक लाल रंग का कम होता है। अब यह हो गया लाल रंग, और इसका ठीक उल्टा आंसर आपको देना है बैगनी रंग में। बैगनी रंग से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लाल रंग में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है तो बैगनी रंग में हो जाएगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य, और आवृत्ति लाल रंग में कम है तो बैगनी रंग में हो जाएगा अधिक प्रकीर्णन, आवृत्ति अधिक और अपवर्तनांक अधिक हो जा रहा है। अगर तारा दूर जा रहा है लाल रंग में है तो बैगनी रंग में हो जाएगा तारा नजदीक आ रहा है। चलिए अब बैगनी रंग से रिलेटेड देख लीजिए। बैंगनी रंग में है सबसे कम तरंगदैर्घ्य और बाकी सभी अधिक ही होगा। बैंगनी रंग में सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे ज्यादा आवृत्ति, सबसे अधिक प्रकीर्णन, सबसे अधिक अपवर्तनांक और तारा नजदीक आ रहा है। तो यहाँ से आपको याद रखना है सिर्फ लाल का, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बाकी सभी कम होता है। और इसका ठीक उल्टा आपको क्या कर देना है, बैगनी में आंसर देना है। तो यहाँ से अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला है इंद्रधनुष से रिलेटेड। इंद्रधनुष के जो बीच का रंग होता है हरा रंग होता है, यह भी आप याद रख लीजिएगा। अब अगला है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से रिलेटेड। निकट दृष्टि दोष को जो इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया कहते हैं। कई बार निकट दृष्टि दोष के जगह पर दिया हुआ रहता है कि मायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखलाई पड़ता है लेकिन दूर का वस्तु दिखलाई नहीं पड़ता। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष का जो इंग्लिश नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में, और इसमें निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखलाई पड़ता है और निकट का वस्तु दिखलाई नहीं पड़ता है। अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो है आंख से रिलेटेड, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मीटर भी दिया हुआ रहता है, इस तरह से 25 सीएम का जो संकेत है, सेंटीमीटर का सीएम होता है और मीटर का एम होता है। तो सावधानी पूर्वक आंसर दीजिएगा। और आंख के लिए जो है अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का कोई सीमा नहीं है, आप अनंत तक देख सकते हैं आंख से, लेकिन अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आंख के लिए फिक्स है 25 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। सबसे पहले है आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्यभट्ट गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे और उनकी पुस्तक जो है आर्यभट्टिया है। आर्यभट्टिया में पृथ्वी को गोल बताया है, दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है। दशमलव प्रणाली का वर्णन जो किया गया आर्यभट्ट के द्वारा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था। आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, दोनों ऑप्शन में था, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, दोनों में आपको आंसर देना है। और आर्यभट्टिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर्यभट्ट के द्वारा। और यह भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोल कहा था, आर्यभट्ट ने। दशमलव प्रणाली का वर्णन आर्यभट्ट ने किया है। अब है अगला वराह मिहिर से रिलेटेड। यहाँ से एक क्वेश्चन, जितने भी दिया हुआ है सभी से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो वराह मिहिर जो है खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ वराह मिहिर थे। चरक है तो चरक संहिता पुस्तक जो लिखा गया चरक के द्वारा, और यह जो ग्रंथ संबंधित है आयुर्वेद से। अगला है पाणिनि, तो संस्कृत व्याकरण का जनक जो कहा जाता है पाणिनि को, अष्टाध्यायी जो है पुस्तक पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अगला है धन्वंतरी, आयुर्वेद का जनक जो कहा जाता है धन्वंतरी को। पतंजलि है तो योग दर्शन से संबंधित है, महर्षि कणाद परमाणुवाद के पिता कहा जाता है। अब अगला है चाणक्य। चाणक्य से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। चाणक्य का जो दूसरा नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त, सभी नाम आपको याद रखना है। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य कौन था,
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन में रहता है महामंत्री, मंत्री, इस तरह से दिया हुआ रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य के द्वारा पुस्तक लिखा गया अर्थशास्त्र। यह पुस्तक जो संबंधित है मौर्यकालीन राज व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु थे चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक में 15 अधिकरण है और यह पुस्तक प्रशासन से संबंधित है। अधिकरण से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने अधिकरण है, तो 15 अधिकरण या भाग 15 भाग है अर्थशास्त्र पुस्तक में। अगला जो है यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बिहार दरोगा ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया ओपिनियन पत्रिका तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडिया ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित किया था और यह यंग इंडिया हो गया, नवजीवन, हरिजन, यह सभी भारत में आकर प्रकाशित किया है। सभी याद रख लीजिएगा, इंडिया ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, यह सभी गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अब यहाँ पर 2 बुक का नाम है जो कि याद रख लेना है आपको, सत्य के प्रयोग एवं हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो क्वेश्चन है यह बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम में पूछा गया है। सत्य के प्रयोग एवं हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी। जल प्रदूषण से जो होने वाली बीमारी है पीलिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हैजा, दस्त, पेचिस, यह सभी का जो कारण है जल प्रदूषण। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि टाइफाइड होने का कारण, ऑप्शन में जल प्रदूषण दिया हुआ रहेगा तो आंसर देना है, नहीं तो जल प्रदूषण के जगह पर दिया हुआ रहता है प्रदूषित खाद्य पदार्थ, प्रदूषित भोजन के द्वारा, नहीं तो प्रदूषित जल के पीने से यह सभी बीमारी होता है। अब आगे जो भी है दोस्तों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मिनीमाटा, इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिनीमाटा का जो कारण है पारा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिनीमाटा का कारण है पारा, पारा का संकेत होता है Hg और पारा का जो दूसरा नाम है मरकरी है। तो ऑप्शन में पारा दिया हुआ रहेगा, नहीं तो संकेत दिया हुआ रहेगा या फिर मरकरी दिया हुआ रहेगा। अगला है इटाई होने का जो कारण है कैडमियम इसका कारक है, याद रख लीजिएगा। अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के कारण से। अगला है ब्लैक फुट का जो कारण है आर्सेनिक है। एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर याद रख लीजिए। केकाल फ्लोरोसिस का जो कारण है फ्लोराइड है। केकाल फ्लोरोसिस के जगह पर सिर्फ इतना ही दिया हुआ रहेगा फ्लोरोसिस का जो कारण है फ्लोराइड है। अब देख लेते हैं वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी। वायु प्रदूषण से जो होने वाली बीमारी है श्वसन तंत्र की बीमारी, दमा, ब्रोंकाइटिस, आंखों में जलन, हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोकना एवं फेफड़े का कैंसर, यह सभी वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। अब अगला है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से जो है श्रवण शक्ति की कमी यानी सुनने की कमी, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि बीमारी उत्पन्न होता है ध्वनि प्रदूषण से। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि माइग्रेन का कारण है, ऑप्शन में रहेगा ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस तरह से। तो अच्छे तरीके से अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं तो पता है तो बना लीजिएगा। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और माइग्रेन, यह सभी का जो कारण है ध्वनि प्रदूषण। अब अगला देख लेते हैं कृषि से संबंधित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, सबसे पहले दिया हुआ है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, फसल उत्पादन से संबंधित है और इसमें सबसे अधिक फसल के उत्पादन में जो वृद्धि हुआ था गेहूं के फसल के उत्पादन में, एग्जाम में पूछा जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जरूर याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रजत का जो इंग्लिश होता है सिल्वर होता है, इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि सिल्वर क्रांति या फिर सिल्वर रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। अब अगला है लाल क्रांति। तो टमाटर और मांस का रंग जो होता है लाल होता है, तो लाल क्रांति जो संबंधित है टमाटर या फिर मांस के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अगला है अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति तो समन्वित कृषि क्रांति यानी कृषि क्षेत्र का संपूर्ण विकास इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है। अब अगला पॉइंट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का क में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड यानी मूल कर्तव्य से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था समिति का नाम भी याद रख लीजिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में संविधान में ऐड किया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। कब शामिल किया गया? तो 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद भी याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 51 का क या फिर अनुच्छेद 51 का ए में। भाग भी याद रख लेना है आपको, संविधान के कौन से भाग में? भाग 4 का क में इसे ऐड किया गया है। सभी पॉइंट याद रख लीजिए। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। अब अगला है भाग से रिलेटेड। संविधान में टोटल कितने भाग है? 22 भाग है और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अभी 12 अनुसूची है। वर्तमान समय में अगर पूछा जाएगा इस तरह से कंडीशन देकर कि वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या है तो 12 है। अगर रहेगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी तो 8 देना है आपको आंसर। तो अनुसूचियों की संख्या भी 12 है और 22 भाग है। सबसे पहला भाग से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र एवं नए राज्य के निर्माण का वर्णन है। भाग 2 में जो वर्णन है नागरिकता का, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आप सीरीज से याद रख लीजिएगा। भाग 1 में है 1 से लेकर 4, भाग 2 में है 5 से 11, भाग 3 में है 12 से 35, भाग 4 में है 36 से लेकर 51 तक। सीरीज में सजाने के लिए दे दिया जाएगा भाग 1, 2, 3, 4 कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरे साइड दिया हुआ रहेगा अनुच्छेद। अगर आपको पता है तो फिर आसानी से सजा लीजिएगा। भाग 2 जो संबंधित है नागरिकता से और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35। इसमें जो वर्णन है मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार में जो शामिल नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता यानी संपत्ति का अधिकार का मौलिक अधिकार में वर्णन नहीं है। अगला है भाग 4। तो भाग 4 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। और अगला है भाग 4 का क यानी अनुच्छेद 51 का ए में मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो भाग 4 का क अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब अगला है लोकसभा में सीट एवं राज्यसभा में सीट से रिलेटेड। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 552 और वर्तमान सदस्य संख्या है 545। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 552 और अभी वर्तमान समय में जो सीट है 545। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 250 और वर्तमान सदस्य संख्या है 245। अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा टोटल और वर्तमान कितना है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का। अब अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य एवं लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में मिलाकर कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 14 सदस्य या फिर संसद दिया हुआ रहता है। संसद मीन्स हुआ लोकसभा एवं राज्यसभा। तो संसद में टोटल 14 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ पर शपथ एवं त्याग पत्र से संबंधित चार्ट को देख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल, तीनों का आपको न्यूनतम उम्र याद रखना है। 35 वर्ष है न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र का कोई सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाएगा और राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जैसे बिहार के राज्यपाल की बात करें तो बिहार में पटना हाईकोर्ट है और पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वहीं राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाएंगे। अब बात करते हैं त्याग पत्र की। तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र यानी इस्तीफा जो देगा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। अब अगला देख लीजिए मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड। मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश अपना जो इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री भी अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। सभी यहाँ से क्लियर करके याद रख लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है शपथ एवं त्याग पत्र से रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। सबसे अधिक पूछा जाता है अमीबा से रिलेटेड। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। सभी का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, लेकिन आप अमीबा का जरूर नाम याद रखिएगा। एक कोशिकीय का इंग्लिश नाम जो हुआ यहाँ पर यूनिसेलुलर। अब अगला है बहुकोशिकीय जीव। तो मल्टी सेलुलर जो जीव है
मछली, मेढक, मनुष्य, कुत्ता, हम लोग जो है बहुकोशिकीय जीव है। स्वतंत्र जीन जो होता है वायरस का, वायरस जो होता है डिपेंडेंट नहीं होता है किसी पर, यह स्वतंत्र होता है। विषाणु में यानी वायरस में सजीव एवं निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किसमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो विषाणु में बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो होता है डिपेंडेंट होता है, यानी निर्भर यह होता है, यह स्वतंत्र नहीं होता है। अब अगला है प्रमुख फसलें से संबंधित चार्ट, इसको देख लीजिए। यहाँ से रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल से रिलेटेड पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है, पूरा आपको पता होनी चाहिए। रबी फसल के अंतर्गत है गेहूं, चना, जौ, सरसों, तोरिया, मटर। खरीफ फसल के अंतर्गत हो गया धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, अरहर। जायद फसल के अंतर्गत हो गया मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, सूरजमुखी। नकदी फसल के अंतर्गत हो गया तिलहन, गन्ना, चुकंदर, चाय, कपास, जूट, मेस्टा, कहवा, तंबाकू, दलहन। नकदी फसल कहा जाता है जिसको बेचकर हमें पैसा प्राप्त होता है, जैसे धान और गेहूं की खेती जो किसान करता है अपने खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं करता है मुख्य रूप से। लेकिन नकदी फसल जैसे हो गया, चाय की खेती बेचने के लिए करता है, तो चाय को बेचकर पैसा प्राप्त होता है, उसे नकदी यानी कैश, नकदी का इंग्लिश नाम जो होता है कैश होता है, कैश हमें प्राप्त होता है, तो उसे फसल को नकदी फसल कहा जाता है। अब अगला है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि का हिंदी नाम है पीयूष। यह मस्तिष्क में पाया जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, हिंदी नाम हुआ पीयूष ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे सभी शामिल किए। यहाँ से हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, अच्छे तरीके से सभी पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन का यह सीरीज है। इससे आगे का क्वेश्चन पार्ट 2 में मिलेगा। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको लिखकर सर्च करना है सक्सेस प्लेनेट, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो एग्जाम के लिए 400 से लेकर 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।